एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वहां पर सिर्फ एक पेरेंट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी टाइप के गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी में हर एक काम को करने वाला एक स्पेशल सेल है ना, जैसे कि आपके किडनी में नेफ्रॉन्स थे जो कि आपका किडनी का क्या था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना। जब आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो वहां पे आपने नर्व सेल के बारे में बात करी थी, वही आपकी पूरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी सिग्नल्स होते हैं उसको रिसीव करना, ब्रेन पहुंचाना, ब्रेन से कैरी करना, तो ये सारा वर्क कौन कर रहा था, आपका नर्व सेल। सिमिलरली लीवर की सेल थी आपकी हिपैटिक सेल। तो आपकी बॉडी में जितने भी वर्क होते हैं तो उसको करने के लिए स्पेशल सेल्स होती हैं। तो सिमिलरली रिप्रोडक्शन को भी परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल सेल्स होंगी, तो उस सेल्स को हम नाम देते हैं सेक्स सेल्स, ठीक है, सेक्स सेल्स, या बोलिए गैमीट, ठीक है, क्या बोलते हैं, गैमीट। ये जो होती हैं इन्हीं की वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं सेक्स सेल्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैमीट। यही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होती हैं, दैट इज कि जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था ये जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो आपके उन्हीं ऑर्गेनिज्म में बनते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल मेथड से ही वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अमीबा देखा था, अमीबा में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ उसमें किसके थ्रू हुआ था, डिफ्यूजन के थ्रू हुआ था। यहाँ पर हर एक काम किससे हो रहा है, डिफ्यूजन से। जबकि यही चीज ह्यूमंस में हर एक काम के लिए क्या है, स्पेशल ऑर्गन्स लगे हुए हैं, स्पेशल सिस्टम लगा हुआ है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो सेल होते हैं ये आपके उन्हीं ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सिंपली रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपका जो होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेशल सेल्स की वजह से होता है जो कि हैं गैमीट्स, ठीक है। वो जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कि क्या होता है ये। फिलहाल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमीट। यहाँ पर किसी भी तरह का सेक्स सेल या गैमीट नहीं बनता, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादातर वही ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं जो कि सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल जिनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका अमीबा, ठीक है, हाइड्रा, ठीक, और कौन कौन से हैं, यीस्ट, सिंगल यीस्ट क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया ये सारे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। बट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड साथ ही साथ उनमें गैमीट्स यानी स्पेशल सेल्स बनते हैं उनकी बॉडी में जो कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एक ही पेरेंट से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि अमीबा है तो अमीबा में आपका सिंपली अमीबा दो पार्ट में डिवाइड करता है एंड ये जो दो पार्ट होता है वो आपका नए अमीबा को क्या करता है, फॉर्म कर देता है, ठीक है। एंड इसमें कोई भी तरह के सेक्स सेल्स या गैमीट्स नहीं बनते, वो सिंपली डिवाइड करके, ठीक है, स्प्लिट कर कर ही अपना काम चला लेते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वही चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका दो पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट में होता है, ठीक है, दो पार्टनर्स की नीड होती है, साथ ही साथ दो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। एक गैमीट जो होता है वो एक पार्टनर में बनेगा, दूसरा गैमीट दूसरे पार्टनर में बनता है एंड ये जो गैमीट बनता है वही आपस में फ्यूज करके एक एग बनाते हैं एंड ये सिंगल सेल जो होता है वो फिर बाद में ग्रो करके आपका ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, इस तरीके से।
तो यही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये आपका बेसिकली जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या बोलिए हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, लॉयन, टाइगर, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उन्हीं में ये ज़्यादा होता है। टर्टल, क्रोकोडाइल्स, ठीक, फ्रॉग, तो इन सब में सिंपल ऑर्गेनिज्म में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज़्यादातर होता है। एंड देन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स वेयर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ अकर्स, जैसे कि आपके प्लांट्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे पहला है आपका ओनली वन इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, ठीक है। जैसे कि अगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके लिए आपको 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सोचो कि एक पार्टनर से काम बन जाएगा, नहीं, वहां पर जब तक आपके पास दूसरा पार्टनर नहीं तब तक आपका काम नहीं बन सकता। तो लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, वहां पे एक ही पार्टनर का पूरा फंक्शन होता है, वो आराम से रिप्रोड्यूस कर लेता है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी एक की भी एब्सेंस से पूरा रिप्रोडक्शन रुक सकता है, ठीक, तो वही चीज़ है। सो एक इंडिविजुअल इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं वो, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है दूसरे किसी पार्टनर पे। नेक्स्ट, सेल डिवीजन इज आइदर एमाइटोटिक और माइटोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो सिंपली आपका डिवीजन से बनता है। जब आपने सेल पढ़ा होगा डिवीजन, तो आपने उसमें देखा होगा सेल जो होता है वो सिंपली डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करके 2 पार्ट में बनता है एंड ये 2 पार्ट फिर आपके नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर जो बेसिकली रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को हम एक काइंड ऑफ सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि देखो जिस सेल में बने हैं, ठीक है, इस सेल का डीएनए क्या होगा, कॉपी होगा, फिर इस सेल की क्या होगी, स्प्लिटिंग, ठीक, देन उसके बाद ये आपका 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो डीएनए वो तो पेरेंट का ही है, ठीक है, एंड क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में, तो उनका डीएनए भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इतना उसमें इंफॉर्मेशन जितना आपके ह्यूमन बींग्स के डीएनए कॉम्प्लिकेटेड है उतना आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म का डीएनए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो उनकी कॉपी करते समय इतने आपके एरर नहीं आते, इतने वेरिएशन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है वो एकदम आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखने को मिलते, बहुत ही रेयर चांस होता है। जैसे कि अगर आपका एक अमीबा ने 10 या 15 ऑफस्प्रिंग दिए तो उसमें जो वेरिएशन होता है वो जिनके 3 या 4 ही में आएगा, बाकी सारे के सारे अमीबा जो होंगे वो अपने पेरेंट जैसा ही होगा, ठीक है। तो इतना ही इनका वेरिएशन होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, ठीक। जबकि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर 2 लोगों का डीएनए होता है, एक पार्टनर का डीएनए, दूसरा सेकंड पार्टनर का डीएनए, उन दोनों का डीएनए क्या होता है, ब्रेक होता है एंड देन वो फिर से मिक्स होकर ऑफस्प्रिंग का डीएनए बनता है। तो उसमें 2 लोगों का डीएनए मिला हुआ है, ठीक है, प्लस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो कॉपी करने में कोई ना कोई एरर, 2 लोगों का डीएनए, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट्स अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है, उनका जो नंबर होता है वो आपका बहुत ही कम होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 या 5 या 10। लेकिन जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें जो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन इनमें ज़्यादा होते नहीं, मैंने आपको बताया ही ना। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। देखो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये पहले
1 से 2 में डिवाइड होगा, फिर 2 से ये 4 में डिवाइड होता है, देन ये 4 जो होते हैं वो 8 में, 8 16 में, 16 से फिर 32। इस तरीके से 1 मिनट में ये जो आपका डुप्लीकेट होता है वो बहुत सारे होते हैं। तो 1 मिनट में बैक्टीरिया के देखो इतने सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बन जाते हैं। एक ही बैक्टीरिया से इतने सारे बैक्टीरिया के ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, ठीक है, 1 ही मिनट में है। सोचो 1 मिनट में, अभी अगर सोचो अगर हम इसको 1 घंटा कर दे, सोचो तब तो पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी ही बन जाएगी, है ना, इतना सारे बैक्टीरियाज होते हैं ना। अब इनका रीजन क्या है कि वो इतना ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि इनमें जो वेरिएशन होते हैं वो ज्यादा होते नहीं, मैंने आपको बताया वेरिएशन हेल्प करते हैं सर्वाइवल में, ठीक है। इतने सारों में से किन्हीं 5 या 6 में ही वो वेरिएशन होगा, ठीक है, 6 7 या 8 में ही वो वेरिएशन होगा। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट जैसे, ठीक है, जैसा पेरेंट था वैसा ही सिमिलर होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म कैसे है, सिंपल, तो इनका डीएनए भी कैसा होगा, सिंपल, तो जो कॉपी करते समय इतना ज्यादा एरर आएगा नहीं, ठीक है। तो वेरिएशन इसमें ना बराबर आते हैं। तो सारे जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारे एकदम अपने पेरेंट की तरह होते हैं। बहुत फ्यू गिनके, मतलब इतने सारों में गिनके 4 या 5 ही ऐसे होंगे जिनमें वेरिएशन आया होगा, ठीक है। एंड तो जैसे ही कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, तो ये तो बैक्टीरिया खत्म होगा ही, मतलब ये खत्म क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली डिवाइड कर गया है। तो जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये सारे बैक्टीरिया लाइन से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो पेरेंट था वो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही सर्वाइव कर पा रहा था। अब जो इनका ऑफस्प्रिंग है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। इनके जो 4 या 5 होते हैं वही बच पाते हैं इस कंडीशन में, एंड फिर वो जाकर आपका फर्दर ग्रोथ करेंगे एंड अपना नंबर बढ़ाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इतना सारा जो है इतने अमाउंट में बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कम बनाएंगे, देखो अगर एक बैक्टीरिया सिर्फ 2 ही बनाएगा एंड दोनों वो अपने मदर जैसे ही होंगे, तो जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस आएगा टेम्परेचर, दोनों खत्म, यानी कि पूरी स्पीशीज खत्म। तो सरवाइव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएगा, इनका जनरेशन आगे बढ़ पाएगा नहीं। इसीलिए वो बहुत सारे अमाउंट में बनाते हैं, ताकि अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आती भी है तो मान लो अगर सारे के सारे में से कुछ 2-5 तो बचेंगे एंड 2-5 फिर से बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ा लेंगे, है ना। तो इसीलिए ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशन ज़्यादा होता नहीं है। तो जैसे ही कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तुरंत वो डेथ हो जाती है। तो इसीलिए उसमें जो 2-5 बचते हैं वो फिर से क्या करते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं एंड अपना नंबर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो सिंपलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी सिंपल है, ठीक है, तो वो जब कॉपी होता है तो उसमें जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 0.001%, इतने कम एरर के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जो आपका डीएनए कॉपी होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, जो पेरेंट का होता है वही आपका ऑफस्प्रिंग का भी होता है, बहुत ही कम। जैसे कि अगर हर 10 में से किसी 1 या 2 ही ऑफस्प्रिंग का जो डीएनए होता है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज बाकी सारे ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एंड जो कॉपी होती है उसमें आपका जो डीएनए है उसमें ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। तो एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे डिसएडवांटेज है दैट इज लैक ऑफ वेरिएशन। इसीलिए अगर कोई भी कैलेमिटी या कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो उसमें इनका सर्वाइवल उतना अच्छा नहीं होता जितना
उन ऑर्गेनिजम्स का होता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी चेंज इज नॉट पॉसिबल एज नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस। वही बात है कि क्योंकि वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस हुआ है, कोई वेरिएशन नहीं आया है, तो जैसा आपका पेरेंट होता है बिल्कुल वैसा ही उसकी ऑफस्प्रिंग भी होती है, ठीक है। एंड जिन उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा पहले वाली थी, ठीक है। इसकी भी ऑफस्प्रिंग वैसे ही होगी। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कोई भी इवोल्यूशन यानी कि कोई भी चेंज नहीं आता है इनकी बॉडी में। इसीलिए अगर कोई भी किसी भी तरह की कैलेमिटी आती है, कोई एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है, तो ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास जो डीएनए होता है, इनके पेरेंट का डीएनए, पेरेंट जिस कंडीशन में रह रहा था वो कंडीशन उसके लिए वो भी अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर पेरेंट जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव कर रहा है लेकिन 60 पे नहीं कर रहा, तो जो इससे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है, इसके ऑफस्प्रिंग, इसके ऑफस्प्रिंग, देन इसके ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पे ही सरवाइव कर पाते हैं, 60 डिग्री पे नहीं करेगा। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सबकी डेथ हो जाएगी अगर आपका 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। लेकिन इनमें से अगर किसी के पास भी वेरिएशन प्रेजेंट होता तो वो सरवाइव कर जाता। जैसे कि एक के पास वेरिएशन है डीएनए में तो वो सरवाइव कर जाता है एंड देन वो इवॉल्व करता है, तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ये जो वेरिएशन है डीएनए का वो ऑटोमेटिकली आ जाता है एंड ये जो आपकी ऑफस्प्रिंग होती वो ऑटोमेटिकली इम्यून होती 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। एंड जो इसकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आती एंड इसकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, यानी कि सारी की सारी अब जो ऑफस्प्रिंग आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, इम्यून होंगी इस टेम्परेचर के लिए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वेरिएशन जो होता है वो आपका बहुत ही कम या बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, होता है। हर 20 या 40 में 1, 2 या 3, 4 वेरिएशन निकल आते हैं, बट जितना वेरिएशन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उतना यहाँ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यही चीज लिखिए, इवोल्यूशनरी चेंज इज नॉट पॉसिबल एज नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट देखो, अ स्पीशीज कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट अडेप्ट टू चेंजेस इन इट्स इन्वायरमेंट। वही बात, क्योंकि इनमें वेरिएशन नहीं है तो अगर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। वही बात है, देखो मैंने कहा था ना 30 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इनके पास वही डीएनए है जो इनके पेरेंट का है। पेरेंट भाई 30 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर रहा था तो ये भी 30 डिग्री पे ही सरवाइव कर पाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी आगे पीछे बढ़ेगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डिसएडवांटेज यही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं उनका सर्वाइवल रेट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं प्रेजेंट है। इसीलिए जो भी आपके हल्के फुल्के एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है तो वो उसमें क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वही बात है, एक ही पेरेंट है, उसका डीएनए कॉपी होता है, ठीक है, एंड देन दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाता है, ठीक है। देन ये जो है वो फिर आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा एंड फिर ऑफस्प्रिंग बनाएगा। उसके पास जो डीएनए होगा वो सेम इसका कॉपी एंड इसके पास किसका डीएनए, इसका। तो अल्टीमेटली सेम डीएनए जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता रहता है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म द ऑफस्प्रिंग ऑल्सो इनहेरिट्स। यानी कि अगर पेरेंट में कोई डिफेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट डीएनए आपका ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो अगर पेरेंट के डीएनए में कोई भी डिफेक्ट है तो वो आपके ऑफस्प्रिंग में भी आ जाएगा। जैसे मान लो, जैसे आपके ऑर्गेनिज्म में उसको किसी चीज से एलर्जी है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया ले रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो है उसको एलर्जी है एसिडिक इन्वायरमेंट से। अगर इन्वायरमेंट में एसिडिटी ज़्यादा है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको एलर्जी टाइप है, ठीक। तो अब ये जो उसका एलर्जी है, ये डिफेक्ट
उसके ऑफस्प्रिंग में भी चला जाएगा, एंड जो ऑफस्प्रिंग होगी वो भी आपकी टॉलरेट नहीं कर पाएगी एसिडिटी को, वो भी क्या करेगी, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट आएगा तो उसमें वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो जैसे मैंने वही बताया आपको कि ये आपका बैक्टीरिया है, एंड अगर इसके आसपास का इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, तो ये सरवाइव नहीं कर पाता। तो जब ये आपका रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो जो इसके आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो भी कैसे होंगे, एलर्जिक होंगे एसिडिक इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो डिफेक्ट इसके डीएनए में वही डिफेक्ट इनके डीएनए में भी जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बनती है, वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए अगर इनको भी एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है तो ये भी आपका क्या करेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर पेरेंट में कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So now here we will study the different mode of asexual reproduction, मतलब किस किस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, उन्हीं को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है, एंड देन आपका, क्योंकि देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमीट समझ में आता है सेक्स सेल्स। मैंने कहा था ना कि आपके जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हर एक काम के लिए स्पेशल सेल्स हैं। तो जैसे कि रिप्रोडक्शन कराने के लिए हमारे पास स्पेशल सेल है जिसको हम बोलते हैं गैमीट्स, बट क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए उनमें सेक्स सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। वो अपना जो रिप्रोडक्शन है वो इन्हीं तरीके से करता है जिनको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी टाइप का सेक्स सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर बोलिए एब्सेंट होता है सेक्स सेल्स इनके अंदर, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म विद अ वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, ओके। सो सबसे पहले देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। सबसे पहले आपका है फिजन, ठीक है। फिजन जो होता है, फिजन मतलब होता है ब्रेक। तो यहाँ पर फिजन में यहाँ पर मतलब है कि जो सेल होते हैं, बेसिकली ये आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। यूनिसेल्युलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल के बने, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा। तो क्या होता है, अमीबा जो होता है भाई वो एक ही सेल का बना है, ठीक है। जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो उसका जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एंड ये दोनों पार्ट फिर एक नया अमीबा बनाते हैं। ये दोनों नए ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर पेरेंट का जो पेरेंट है वो आपका जो इसकी इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है। देखो जैसे ही उसने डिवाइड किया तो दो अलग अलग सेपरेट अमीबा बन गए, अब इसकी इंडिविजुअलिटी कोई बची नहीं। तो मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये मर गया, पेरेंट डेथ भी नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, उसी के टुकड़े हुए दो पार्ट में अलग हुआ है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये फॉरएवर जीते हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ लाइन है वो फॉरएवर है, क्योंकि ना ये मर ही रहे हैं ना ये जिंदा ही है, ठीक है। इनकी बस इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इनकी खुद की पहचान खो गई है, ऐसे समझिए। इनकी खुद की पहचान खो गई है क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी को डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एंड देन फिर आपका ये नया अमीबा बना, ये नया अमीबा बना, ठीक है। तो ना ही ये डेथ ही है, ना ये मरा ही है, ना ही ये जिंदा कहलाएगा, ठीक है। इसका जो भी ये था स्ट्रक्चर वो उसने अपने ऑफस्प्रिंग में दिया। अब ये ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, खुद फर्दर डिवाइड होंगे, ठीक है। तो फिर ये भी अपने दो पार्ट में, ये भी अपने दो पार्ट में, है ना। तो इस तरीके से जो आपका अमीबा है वो आपका फॉरएवर लिव करता है, ठीक है। किसके फॉर्म में, अपने ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसके फॉर्म में वो फॉरएवर जी रहा है, ठीक है। उसकी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी या क्या कह सकते हैं, कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है, कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी
नहीं है, ठीक है। कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपका डॉग्स हैं, ठीक है, तो डॉग जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो पपी देते हैं, है ना। तो जो आपका डॉग है क्या वो मर जाता है उसके बाद? नहीं, मरता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होता कि जो डॉग है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं एंड देन उसने पपी को बर्थ दिया है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है, तो उनमें इनका इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, इनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रह जाती है रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है। ना वो जिंदा ही है ना ही वो मरे ही हैं, ठीक है। आपका वो एज अ ऑफ स्प्रिंग, अपने ऑफ स्प्रिंग में, अपने चाइल्ड में वो जिंदा है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रेगमेंटेशन। ना फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है आपका, ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जहां पर आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेक हो जाता है, अपने हिस्से कर लेता है, ठीक है, कई सारे पार्ट में ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, एंड हर एक पार्ट नए ऑर्गेनिज्म को क्या देता है, बर्थ देता है, एंड हर एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, लाइक दिस, ठीक है, 4, ठीक है। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन में होता है। देन रीजनरेशन में क्या होता है, देखो रीजनरेशन आपके हर सेल में होता है। सिमिलरली कुछ एनिमल्स में आपका रीजनरेशन होता है, अगर उनका कोई पार्ट कट जाए, ठीक है, तो वो पूरा पार्ट जो होता है वो केपेबल है पूरा एनिमल बनाने के, ठीक है, तो वो पूरा पार्ट क्या होता है, केपेबल होता है एनिमल बनाने के। तो ये आपका रीजनरेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बडिंग। बडिंग में आपका क्या होता है, बड निकल के आती है। बड, अभी जब आपको बडिंग में डिटेल पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आए बड क्या होता है। बड बेसिकली आउटग्रोथ है, जैसे कि आपके प्लांट्स, बडिंग जो है बेसिकली प्लांट्स के लिए है। प्लांट में क्या होता है, आपने देखा होगा आउटग्रोथ निकली हुई होती है, एंड उसमें से ही थोड़े दिन बाद ब्रांचेस निकल के आती हैं या फ्लावर निकल के आता है, ठीक है। तो इसी बडिंग जो होती है ये आपका एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, अगेन ये आपके प्लांट्स में होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आपका जो प्लांट है, देखो प्लांट कैसे बनता है, या तो सीड को आप डालोगे तभी प्लांट आता है, लेकिन किन्हीं प्लांट्स में आपका जरूरी नहीं है कि सीड के साथ ही आप उसकी कोई कटिंग, स्टेम या रूट या कोई पार्ट उसका कट करके जमीन में डाल दोगे तभी वो ग्रो कर जाता है। तो वही सब चीजें हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे कि अगर आप रोज है, ठीक है, आप चाहते हो कि रोज की प्लांट को ग्रो कराओ तो रोज की कटिंग ले लो, ठीक है, जिसमें बड हो, ठीक है, रोज है जिसमें बड हो, उसकी कटिंग को आप काट लीजिए एंड देन उसे मिट्टी में डाल दीजिए, थोड़े दिन बाद इसमें से ब्रांचेस निकल आती हैं। तो यही आपका होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, ठीक है। सीड जो है वो तो आपका जनरल है कि सीड को डालोगे तो प्लांट आएगा, लेकिन जरूरी नहीं, कभी कभी अगर आपके पास प्लांट है तो उसकी अगर कोई कटिंग भी अगर आप ढंग से ले लोगे तो भी पूरा प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, ये आपका अगेन फंजाई में होता है एंड कुछ प्लांट्स में होता है। फंजाई में बेसिकली क्या होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए उनके कुछ पाउचेस होते हैं, ठीक है, इन पाउचेस को नाम देते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अंदर खूब सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं, एंड जब हवा चलती है, ठीक है, तो ये जब आपका बर्स्ट होता है तो ये हवा के साथ ये सारे स्पोर्स आपके आसमान में उड़ जाते हैं, एंड जहां पर ये फॉल करते हैं सूटेबल एनवायरनमेंट में, तो जैसे ये फॉल करते हैं तो नया फंगस ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका स्पोर फॉर्मेशन में। अब एक एक करके इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन क्या होता है, ठीक है। फिजन मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है, एंड ये जो फिजन होता है बेसिकली आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक ही सेल के बने हुए होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहाँ पे सिंपली जो उनका सेल होता है उसमें स्प्लिटिंग होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एंड ये 2 पार्ट फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, एंड देन नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका डिवीजन होता रहता है उनके अंदर, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन दोनों एक ही जैसा है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो क्या रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड देन 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। तो ये बेसिकली है तो क्या, सेल डिवीजन, बट किस फॉर्म में देख रहे हैं हम इसको, रिप्रोडक्शन के फॉर्म में, क्योंकि जब ये डिवाइड करता है तो ये जो 2 बनते हैं, ये 2 नए आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा है तो अमीबा डिवाइड करके आपका 2 अमीबा बनाता है, ठीक है। इसकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो डिवीजन के बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। वो ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में जिंदा है, ठीक है, उसकी खुद की आइडेंटिटी अब खत्म है, ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में वो कह सकते हैं क्या है, अलाइव है। सो फिजन इज, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, होता भी उन्हीं ऑर्गेनिज्म में जो कि सबसे सिंपल होते हैं। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो कि एक सेल के बने हुए हो, है ना, तो इसीलिए सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर फॉर्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल के बने हुए होते हैं, उन्हीं में होता है ये। जैसे कि आपका अमीबा एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम जो आपका स्लीपर शेप का होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है आपका पैरामीशियम एंड अदर प्रोटोजोआ, ठीक है, एंड बैक्टीरियाज में भी यही होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली, ठीक। नेक्स्ट देखो, फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ऑब्वियसली बात है, जैसी स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग होने के बाद 2 नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि 2 बने, डिपेंड करता है कितने बनते हैं, उसी हिसाब से फिजन के टाइप्स भी हैं, उसको आप आगे पढ़ोगे। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड। मैंने कहा था ना फिजन मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अगर आप अमीबा की बात करते हो तो अमीबा में क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है, ये दो पार्ट होते हैं वो नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। 2 ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट अमीबा, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। 2 भी बन सकते हैं या उससे ज्यादा भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नाउ देखो यहीं पर फिजन इज ऑफ 2 टाइप, बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी, बाय मतलब होता है 2, यानी कि अगर सेल का स्प्लिटिंग होने के बाद 2 ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है, कितने, 2 ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। एंड नेक्स्ट आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल देखो नाम से पता चला, मल्टीपल फिजन मतलब स्प्लिटिंग, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में कई सारी स्प्लिटिंग हो रही हो, ठीक है, एंड वो हर एक स्प्लिटिंग, ठीक है, हर एक स्प्लिटिंग एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो ये स्प्लिटिंग होने के बाद इतने सारे ऑर्गेनिज्म बने। तो ये आपके 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। नाउ सबसे पहले बाइनरी फिजन। सो नाउ फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। नाउ बाइनरी मतलब होता है, बाय मतलब होता है 2, ठीक है, एंड फिजन मतलब होती है स्प्लिटिंग, है ना। तो जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जब यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म में स्प्लिटिंग होकर 2 पार्ट में स्प्लिटिंग हो एंड 2 ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के फिजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द डिवीजन ऑफ वन सेल इनटू 2 सिमिलर और आइडेंटिकल सेल्स। ये क्या है, डिवीजन, एक सेल का 2 सिमिलर और आइडेंटिकल सेल्स में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था अमीबा। देखो अमीबा में क्या होता है आपका, ठीक है, देखो ये आपका अमीबा है, ठीक है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, तो डीएनए की सबसे पहले कॉपी होती है, उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो भी कॉपी होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, देखो नेक्स्ट डायग्राम में, ये देखो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ठीक, एंड स्लोली एंड इवेंचुअली
जो आपका न्यूक्लियस है वो एक साइड पे, ठीक है, दो न्यूक्लियस दो साइड पे जाने लगते हैं, ठीक है। देखो पहले एक था, फिर दो हुआ, फिर दोनों साइड पे चले गए, एंड देन यहाँ पर एक डिप्रेशन आता है इस साइड में, ठीक है, यहाँ डिप्रेशन आने लगता है, एंड देन लास्ट में आपका देखो लास्ट में डिप्रेशन और पास में आ जाता है, ठीक है, इस तरह से, एंड इन दी एंड क्या होता है, ये डिप्रेशन एक दूसरे को टच कर जाता है, ठीक है। इसको आप देख लो, यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ बना रही हूँ, फिर लास्ट में आपका ये डिप्रेशन टच कर जाता है एंड ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं ये आपके दो न्यू अमीबा हैं, या बोलिए दो न्यू ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जो होता है फिर वो जो दो न्यूक्लियस हैं वो कॉर्नर ले लेते हैं, ठीक है, कॉर्नर पकड़ लेते हैं, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डिवाइड होता है, देन डिप्रेशन बनता है, ठीक है। ये डिप्रेशन फिर और डीप होता जाता है, एंड फिर इन दी एंड क्या होता है, वो जब डिप्रेशन मीट कर जाता है तो वो दोनों सेल अलग हो जाते हैं, एंड दोनों इंडिपेंडेंट अमीबा फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। नाउ मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सेल से कई सारे आपके ऑफस्प्रिंग बने, ठीक है। एक तो आपने अमीबा देखा, अमीबा में क्या होता है, दो ही स्प्लिटिंग होती है, देन दो बनते हैं, बट आपके मल्टीपल फिजन में बहुत सारी स्प्लिटिंग होती है एंड कई सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि मल्टीपल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इन मल्टीपल फिजन मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा इसको ध्यान से देखिए। अभी देखो ये है आपका एक, यहाँ पर डायग्राम में दिखा रही हूँ मैं आपको प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। तो अब एक सेल से कई सारे सेल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका न्यूक्लियस है उसकी क्या होगी, कॉपी बनेगी, ठीक है। तो कई सारे आपके न्यूक्लियस बनते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया है मैंने, कई सारे, एक ही सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म था, ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है जो कि पहले पूरे इसमें भरा हुआ था, वो धीरे धीरे एक जगह पर अक्यूमुलेट इन न्यूक्लियस के आसपास में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के आसपास में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एंड देन स्लोली एंड इवेंचुअली जो होता है उसके बाद आपके इसी सेल के अंदर कई सारे और साइटोप्लाज्म गैदर हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ये ठीक, एंड देन ये जो वॉल होती है, ये जो वॉल होती है वो बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट मतलब होती है फट जाती है, एंड देन ये सारे आपके जो क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम है वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ये जो वॉल होती है वो बर्स्ट कर जाती है, सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल आते हैं, एंड ये सब क्या है, ये आपके ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट प्लाज्मोडियम के क्या है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। नाउ व्हाई द प्लाज्मोडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप उसको जानिए। So this example plasmodium, it is very important because plasmodium cause a very fetal disease, ठीक है, बहुत ही fetal disease cause करता है जो कि जिसका नाम है आपका मलेरिया। Now that is why इसका जो importance है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो होता है एक disease cause करता है जिसका नाम है मलेरिया, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन जो है 10th में आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया कौन कॉज करता है। तो मलेरिया को कॉज करने वाला जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है। लेकिन वेक्टर पूछते हैं, मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कॉज और वेक्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं। मलेरिया को कॉज करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया को पहुंचाने वाला यानी वेक्टर, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करने वाला जो होता है वो एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम क्या है, फीमेल एनोफिलीस, फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो यहाँ पर वेक्टर की तरह वर्क करती है, ठीक है, क्या करती है, वेक्टर की तरह वर्क। फीमेल एनोफिलिस, जैसे ये आपका मॉस्किटो है, ठीक है, ये आपका मॉस्किटो है, ठीक, लेट अस अज्यूम ये उसका क्या कहते हैं, स्टिंग है, तो इसका जो सलाइवा होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडियम। तो जैसे ही वो किसी हैंड को, ठीक है, जैसे ही किसी हैंड में प्रिक करती है तो ये जो इसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर चला जाता है, देन उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम चला जाता है, उसके बाद इन्फेक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से हमें बुखार आ जाता है। तो अल्टीमेटली आपका जो वेक्टर है यानी कि फीमेल एनोफिलिस, ये जो मॉस्किटो है वो एक्चुअली बीमारी को बस ट्रांसमिट कर रही है, रियल कॉज करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया, एंड इसका वेक्टर क्या है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। सिमिलरली डेंगू भी है, डेंगू का जो आपका वेक्टर होता है फीमेल एडीज होता है, ठीक है, एडीज, AEDES, ठीक है, फीमेल एडीज आपका क्या कहते हैं वेक्टर होता है, वो वायरस से कॉज होता है, डेंगू वायरस से कॉज होता है, बट उसका जो क्या कहते हैं वेक्टर होता है वो फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है, ठीक है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। बट इसको याद रखिएगा, मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम, वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली ये आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अभी जिससे पहले जो पढ़ के आ रहे हो फिजन, फिजन आपका किस में हो रहा था, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जबकि यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, या बोलिए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट होते हैं ना, धागे के टूट जाना, तो क्या कहते हैं धागे के कई सारे फ्रेगमेंट्स हो गए। तो सिमिलरली फ्रेगमेंटेशन आपका जो होता है इसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में पहली बात होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो कई सारे पार्ट में ब्रेक हो जाता है, हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ये कुछ कुछ सिमिलर है आपका फिजन की तरह। जैसे फिजन में क्या हो रहा था, सेल की स्प्लिटिंग हुई थी, वो दो पार्ट में स्प्लिट हुए थे, देन वो जो दो आपके स्प्लिट थे वो आपके नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हुए थे। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्प्लिटिंग होता है एंड हर एक स्प्लिट पार्ट नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिजन इज, फिजन जो था वो आपका यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था, जबकि अगर हम फ्रेगमेंटेशन देखें तो ये आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा इज वन ऑफ द एग्जांपल। आप सभी ने अपने बारिश के समय पे पानी में इसको जरूर देखा होगा, ठीक है, पानी में थोड़े टाइम बाद कुछ ग्रीन ग्रीन से धागे जैसे निकल जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा दिन तक उस पानी को आप रख देते हो तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के धागे निकल जाते हैं, तो वो बेसिकली कुछ नहीं होते, ये आपके स्पाइरोगायरा ही होते हैं, एकदम रेशे रेशे से होते हैं, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन देखो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज फिलामेंटस एल्गी स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये आपका धागे जैसा होता है, ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। अगर आपका पानी बहुत दिनों तक रखा हुआ है तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली ये ग्रो करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज फिलामेंटस एल्गी लाइक स्पाइरोगायरा क्या करते हैं, अब देखो ये होते कैसे, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, और हर एक पार्ट इनका ऑटोमेटिकली क्या करता है, ब्रेक कर देता है, अपने आप से ही ब्रेक हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि किसी और को तोड़ने आना पड़ता है, नहीं, ये खुद से ही ब्रेक हो जाते हैं एंड हर एक पार्ट फिर मैच्योर स्पाइरोगायरा फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो ब्रेक है वो आपका फिर बाद लेटर ऑन ग्रो कर जाता है नए स्पाइरोगायरा में। तो ये टेक्निक होती है आपकी फ्रेगमेंटेशन में, एंड ये स्पाइरोगायरा कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। सो आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज फिलामेंटस एल्गी स्पाइरोगायरा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर स्मॉल पीसेस, 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल पीसेस में ब्रेक होते हैं जब मिच्योर हो जाते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जब छोटे होते तभी ब्रेक करेंगे, अभी क्योंकि छोटे हैं तो वो तो ऑलरेडी साइज में छोटे, तो अब और कितना उसका ब्रेकेज होगा। जब वो फुल्ली मिच्योर हो जाते हैं तब जाके उनके कई सारे पोर्शन ब्रेक होते हैं एंड देन हर एक पोर्शन
फिर आपका नया स्पाइरोगायरा फॉर्म करता है। तो जब मैच्योर होते हैं तभी उनमें ब्रेक होता है, उसके बाद हर एक ब्रेक पीस नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करता है। नाउ दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, वही बात है जो बताई कि ये जो फ्रेगमेंट होते हैं वो फिर नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन में होता है। इसका डायग्राम देखिए। सो हियर यू कैन सी मेरे राइट हैंड साइड पे मैच्योर स्पाइरोगायरा, ये क्या है, मैच्योर स्पाइरोगायरा का डायग्राम है। जैसे ही स्पाइरोगायरा मैच्योर होता है वो कई सारे फ्रेगमेंट में क्या होता है, ब्रेक। तो जैसे आप देख सकते हो ये 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया है, एंड ये जो 2 फ्रेगमेंट होते हैं फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये 2 जो पार्ट ब्रेक होते हैं वो आपके न्यू इंडिविजुअल, मतलब 2 नहीं, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, कई सारे पार्ट में ब्रेक होता है एंड हर एक पार्ट जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट इज रीजनरेशन। नाउ रीजनरेशन बेसिकली देखो, री एंड देन जनरेशन। जनरेशन मतलब टू जनरेट समथिंग, एंड यहाँ पर जनरेशन से मतलब है कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा है, एंड री मतलब दोबारा से, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को हम कट कर दें एंड वो कट पोर्शन पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दे, तो उस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। नाउ एक बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रीजनरेशन कैपेसिटी आपकी हर एक सेल में प्रेजेंट होती है। याद करिए जब मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी की हर एक सेल में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अगर आपको कट लग जाता है तो थोड़े दिन बाद वो खुद ही हील हो जाता है। क्यों? क्योंकि नई सेल्स, वहाँ पर जो सेल डैमेज होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं एंड नई सेल आ जाती हैं। तो इस तरह से आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, एक्सेप्ट आपकी नर्व सेल। ठीक है, जब वहाँ पे पढ़ाया था तो आपको बताया था कि नर्व सेल में रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए अगर नर्व सेल डैमेज हो जाती है तो फिर उसके बाद उसका कोई भी सल्यूशन नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि नर्व सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो आपको स्टिमुलस मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, फील करना आप बंद कर देते हो क्योंकि नर्व सेल डैमेज हो जाती है एंड नर्व सेल रिपेयर नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे, बट मेन यहाँ पर बताना क्या चाह रही हूँ मैं आपको कि आपकी बॉडी में इनफैक्ट हर एक लिविंग बीइंग की जो सेल्स होती है उनमें कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। बट जो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सेल जो प्रेजेंट हैं कट पार्ट में। देखो ये जो इसका प्लेनेरिया है, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पर इसके कट पार्ट से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी हर किसी में नहीं होती है, ये आपकी कैपेसिटी किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिज्म में होती है, बेसिकली उन ऑर्गेनिज्म में जो कि थोड़े सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर के हैं। जैसे कि हमारे अंदर अगर ह्यूमंस में आप सोचो कि हमारा हाथ काट लो एंड देन हाथ हमारा पूरा पूरा ग्रो कर जाएगा, पूरे ह्यूमंस में तो ऐसा होता है नहीं होता है ना। बट इसमें देखो क्योंकि प्लेनेरिया बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और कौन से में आता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था प्लेनेरिया किस में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थस में आता है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस में आता है एंड ये आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। देखो स्ट्रक्चर देखो कितना सिंपल है। तो क्या होता है इसमें, अगर इसका कोई पार्ट गलती से कट जाता है, तो अगर इसका कोई पार्ट कट जाता है तो इसमें कैपेसिटी है कि इसका जो कट पोर्शन है वो पूरा का पूरा एनिमल्स में ग्रो कर जाता है। देखो ये तीनों कट पोर्शन एक नए प्लेनेरिया को क्या कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं। अब आता है कि क्या मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, क्रोकोडाइल है, क्या इनमें ये चीज पॉसिबल है, हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम भी कर लेते कि हो सकता है, मान लो हमारा हाथ कट गया, ठीक है, अब ये कट पोर्शन जो आपका हैंड का है, क्या ये आपका पूरी पूरी बॉडी ग्रो कर सकती है इससे? करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि हमारे हाथ में जो सेल्स हैं उनके पास ये एबिलिटी तो है कि वो रीजनरेट करे,
पर उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो सेल से टिश्यू बनाए, टिश्यू से ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि हाथ के जो आपके हाथ है, जो जब आपके कट गए, तो उस हाथ से क्या उसके सेल्स इतने कैपेबल हैं, क्या उसके सेल्स आपके हार्ट बना सकते हैं, आपका स्टमक बना सकते हैं, किडनी बना सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ये सारी चीजें हैं, है ना। तो हमारे हाथ के जो सेल्स हैं उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, इतनी तमाम जो भी बॉडी की चीजें, बोन्स, ठीक है, देन क्या है, ब्लड वेजल्स, स्किन, इतना सब कुछ फॉर्म करना है। सिर्फ इतनी हाथ की मसल से हाथ की सेल से हो जाएगा? नहीं। क्यों? तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम कैसे ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर तो इनकी पूरी बॉडी सिर्फ सेल से बनी हुई है, तो सेल डिवाइड करके क्या करेगी, नया बना दे। लेकिन हमारे अंदर सेल्स भी हैं, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन ग्रेड भी है, सेल्स भी हैं, टिश्यू भी है, ऑर्गन यानी कि हार्ट, किडनी, लीवर, ठीक है, देन आपका स्टमक, ब्रेन, ठीक है, ये सारे हमारे अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है। देन ऑर्गन ग्रेड, बोन्स, ठीक है, मसल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो एक सेल से वो सारी चीजें नहीं बन सकती, ठीक है। तो जबकि इनमें क्या होता है, प्लेनेरिया में तो सिर्फ ये पूरा सेल ही से बने हुए हैं, इनमें टिश्यू नहीं होता, ऑर्गन नहीं होते, तो आराम से अगर कट भी जाते हैं तो वहां पर सेल डिवाइड करके नया आपका प्लेनेरिया बना देते हैं, क्योंकि इनमें ना टिश्यू है ना ऑर्गन्स है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है इनका, तो इसीलिए इनमें पॉसिबल है। लेकिन यही चीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं पॉसिबल है। रीजन आप समझ गए होंगे क्यों, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो रीजनरेशन, it is the ability of a fully differentiated organism to give rise to new individual organism from its body part. तो ability to regenerate, ठीक है, the ability to regenerate from the cut portion of the body, ठीक है, बॉडी के किसी कट पोर्शन से पूरा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। नाउ ये जो रीजनरेशन है इसको एज सच आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि रीजनरेशन इज बेसिकली अ नेचुरल टेंडेंसी। ये आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, रीजनरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेनेरिया है ये तभी रीजनरेशन परफॉर्म करता है जब उसका कोई पार्ट कट जाता है, तभी करता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्लेनेरिया बैठा रहेगा तभी रिप्रोड्यूस करेगा, जब उसके पास कोई आए एंड कट करे एंड देन जाकर वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका एक एज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये बेसिकली नेचुरल टेंडेंसी होती है सेल्स की कि वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट करती हैं अगर कोई डैमेज आ जाता है तो क्योंकि प्लेनेरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए अगर इसका पोर्शन कोई कट हो जाता है बाय मिस्टेक या किसी भी रीजन से, तो वो पूरा का पूरा प्लेनेरिया फॉर्म कर देता है। बट इट इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये है आपका रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज बडिंग। नाउ बडिंग से पहले आप समझ लीजिए बड क्या होता है। बड जो होता है वो एक तरह की आउटग्रोथ होती है जिसमें हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? हाईली एक्टिव सेल्स। नाउ ये जो सेल्स होते हैं वो काफी, एक मिनट, हाँ, तो ये जो सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाई कैपेसिटी रखते हैं सेल डिवीजन की, बहुत ही फास्ट रेट पे उनके सेल डिवीजन होता है। जैसे कि प्लांट में आपने देखा होगा छोटी छोटी बड निकली होती है एंड देन फ्यूचर में इसी में से क्या निकल के आती है? ब्रांचेस, देन किन्हीं किन्हीं में फ्लावर्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये जो बड होती है ये आपका बेसिकली कह सकते हैं इसमें से नया प्लांट या कोई भी नई ब्रांच या लीफ या फ्लावर निकलता है। ये तो प्लांट्स में सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखें जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा में ये जो बड होती है इसमें काफी हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं, एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाता है इसी बड में से। तो आप यहाँ पे देखिए बडिंग, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी
ऑफ द पेरेंट ग्रोज आउट। देखो ये जो पेरेंट का पार्ट है वो ग्रो आउट करता है बड के फॉर्म में, ठीक है। बड के फॉर्म में आपका पहले फॉर्म होता है विच देन डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो देखो क्योंकि बड जो होती है उसके अंदर कैसे सेल्स है, बहुत ही एक्टिव सेल है, तो वहां पर रैपिड डिवीजन हो रहा होता है। एंड देखो ये बड निकल के आई, देन इस बड से फिर स्लोली एंड इवेंचुअली आपका नया हाइड्रा फॉर्म हुआ एंड देन वो हाइड्रा जो होता है इस बड से क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा एंड देन न्यू हाइड्रा आपका बन जाएगा। तो ये आपका बडिंग में होता है। बेसिकली बडिंग आपका हाइड्रा में होता है, प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, प्लांट्स में भी बड प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ ये जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये जो आपका मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो पूरा का पूरा प्लांट्स के लिए है, ठीक है, पूरा प्लांट्स के लिए है। एंड ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उन प्लांट्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मेथड प्योरली, ठीक है, प्योरली मेंट फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए ज्यादा बना हुआ है। यहाँ पे आप सारी चीजें प्लांट्स रिलेटेड पढ़ोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई भी प्लांट का पार्ट, ठीक है, कोई भी प्लांट का पार्ट जैसे कि रूट या स्टेम या लीफ या बड, ऐसी कोई भी प्लांट जो कि नए प्लांट को बर्थ देते हैं या बोलिए नए प्लांट की फॉर्मेशन की कैपेसिटी या टेंडेंसी रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो प्लांट ग्रो करने के दो तरीके, एक तो है कि सीधा सीड को डालो और सॉइल में एंड देन आता है, लेकिन अगर हम प्लांट के किसी पार्ट को जैसे कि रूट या स्टेम या लीफ या बड को यूज कर रहे हैं नए प्लांट को ग्रो कराने के लिए, तो उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है ना। अब ये दो तरीके के हैं, एक तो होता है नेचुरल, ठीक है, एक जो प्लांट में आपको नेचुरली देखने को मिलता है, दूसरा है आर्टिफिशियल जो कि हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेचुरल को जानेंगे एंड उससे पहले भी इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। So now what is the definition of vegetative propagation? So in vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants like stem, root या leaf without the help of any reproductive organ. जैसे कि मैंने आपको बताया था दो ही तरीके होते हैं, जब सीड होता है, ठीक है, सीड आपका कब बनता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जब फ्लावरिंग प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बाद आपका सीड बनता है। तो ये आपका जो सीड है वो रिप्रोडक्शन के बाद बनता है, लेकिन बिना रिप्रोडक्शन के यानी कि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आपके प्लांट्स जो होते हैं वो नए प्लांट को फॉर्म कर देते हैं। वो कौन सा मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तभी मैंने आपको बोला कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो आपके सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथ साथ करते हैं, ठीक है। एज सच उसमें कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे या फिर सिर्फ एसेक्सुअल ही करेंगे, नहीं, दोनों करते हैं, ठीक है। तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट है आपका, तो प्लांट का कोई पार्ट जैसे कि आपका बड है, ठीक है, या उसकी कोई लीफ होगी, ठीक है, या उसके रूट, तो अगर हम उसका रूट या स्टेम या लीफ को ही ग्रो कराते हैं एंड देन वो जो लीफ है या स्टेम है या रूट है वो नए प्लांट का फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, तो इस तरह के प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। सो न्यू प्लांट्स कैसे ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्ट्स, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट्स। जैसे कि आपका रोज है, आपके घर में रोज लगा है, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नया रोज ग्रो कराना है आपको, तो आप क्या करिए, रोज का कोई कटिंग काट लीजिए जिसमें बड हो, ठीक है, उसमें बड होना जरूरी है, ठीक है, बड नहीं होगी तो फिर ग्रो नहीं करेगा। तो रोज की कटिंग काट लीजिए जिसमें बड होनी चाहिए 2-3-4 एंड देन उस कटिंग को सीधा आप सॉइल में डाल दीजिए। 5-6 दिन बाद उसमें से फिर इस बड से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी।
इसी को हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। सो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक। नाउ वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट टेक्स पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर रूट या स्टेम या लीफ। नाउ सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स, अब देखते हैं कैसे रूट के थ्रू आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। नाउ देखो, इन सम प्लांट्स लाइक डहेलिया, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, द एडवेंटिशियस रूट्स बिकम थिक, swollen and tuberous due to the storage of food. Now जैसे कि आपका जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी डहेलिया का एग्जांपल दिया है, जैसे आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, देखा होगा, सभी ने देखा है ना, स्वीट पोटैटो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर आपको स्वीट पोटैटो को ग्रो कराना है तो स्वीट पोटैटो क्या है, अपने आप में एक रूट है, ठीक है। ये आपकी जो स्वीट पोटैटो होती है ये आपकी रूट होती है, ठीक है। ये रूट बेसिकली रूट कैसी होती है, पतली पतली सी होती है, बट इसकी जो रूट होती है वो कैसी जाती है, स्वॉलन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें फूड का स्टोरेज होता है। तो अगर आप इस स्वीट पोटैटो को सॉइल में डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से प्लांट ग्रो करने लगेगा, क्योंकि ये क्या है, रूट्स हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है रूट्स में, ठीक है। जैसे स्वीट पोटैटो में दहेलिया का भी जो रूट होता है उसको अगर आप सीधा डाल दोगे तो वो भी नए प्लांट को फॉर्म कर सकता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम्स। नाउ अब कुछ प्लांट्स जिसमें स्टेम को यूज करके हम नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं, उसी को आप पढ़ोगे यहाँ पर। नाउ इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर में, सभी ने आपने आलू देखे होंगे, देखे हैं, आलू में छोटे छोटे आपके बड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बड, ठीक। एंड जैसे अगर आलू आपका बहुत दिनों तक आपके घर में रखा हुआ होता है, पोटैटो अगर आप 5, 6, 7, 8 दिन उसको रखते तो आप देखते हैं उसमें से कुछ ग्रीन ग्रीन सा निकलता है ना, देखा होगा आपने। इसी को हम बोलते हैं आईज ऑफ द पोटैटो, बोलते हैं ना इसी को। तो अगर आप इस क्या कहते हैं पोटैटो को 2 पार्ट में कट कर दें, एंड ये जो स्टेम है, ठीक है, क्योंकि जो आपका पोटैटो होता है ये आपका स्टेम ही होता है, ठीक है, क्या है, स्टेम ही होता है जो कि स्वॉलन है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा था आपने, स्वीट पोटैटो क्या थी, रूट थी, लेकिन कैसी थी, स्वॉलन मतलब फूल गई थी, क्योंकि उसके अंदर फूड का स्टोरेज है। सिमिलरली जो आपका पोटैटो होता है वो भी आपका स्टेम होती है, लेकिन स्वॉलन फॉर्म में होती है। कैसी फॉर्म में, स्वॉलन मतलब आपका इसके अंदर क्या है, फूड का स्टोरेज, दैट इज स्टार्च का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो इसीलिए तभी, क्योंकि स्टेम, अच्छा बड कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, स्टेम पर, और ये जो बड है इसीलिए इस पे होती, क्योंकि आपका जो पोटैटो है वो आपका क्या है, स्टेम है, इसीलिए इसमें क्या प्रेजेंट होती है, बड। तो अगर आप इस पोटैटो को 2 पार्ट में कट करोगे एंड वो पार्ट जिसमें आपका बड प्रेजेंट है उसको आप सॉइल में डालोगे तो थोड़े दिन बाद उसमें से प्लांट ग्रो करने लगता है, क्योंकि ये आपका स्टेम है, स्टेम के अंदर बड है, एंड बड में कैपेसिटी होती है नए प्लांट को फॉर्म करने की, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा होगा जिंजर मतलब अदरक भी जो होता है वो भी आपका स्टेम होता है, ठीक है। आपने देखा हो, डायग्राम देखा हो, इस तरीके से होते हैं, उसमें बीच बीच में इस तरीके से कुछ बना रहता है, होता है ना, देखा होगा आपने, ये लाइनिंग होती है। ये बेसिकली क्या है, नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड जो नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं वो आपकी सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, स्टेम में। तो बेसिकली जो जिंजर होता है वो भी आपका स्टेम ही होता है, लेकिन कैसा स्टेम है, जिसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। जिस तरह से आपका पोटैटो स्टेम है, लेकिन कैसा, स्वॉलन होता है, क्योंकि इसमें फूड स्टोर है। सिमिलरली जिंजर या टर्मरिक मतलब हल्दी, वो सब भी आपके स्टेम होते हैं, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं, फूल जाने मतलब स्वॉलन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको भी काट कर प्लांट सॉइल में डालोगे
थोड़े दिन बाद इसमें से भी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रनर्स एंड सकर्स। नाउ रनर्स एंड सकर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपका ग्रासेस में होता है। मिंट मतलब पुदीना में होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा घास जो होती है, ठीक है, आप सभी ने अपने घर के आसपास घास देखी होगी। तो जब आप उसको हटाने चलते हो, तो जब आप उसको तोड़ते हो तो एक साथ ध्यान से देखते हो, लाइन से कई सारी टूट जाती हैं, होता है ना। जब ग्रासेस आप बाहर निकालने चलते हो तो एक साथ कई सारी निकल आती हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रास होती हैं, ठीक है, ये जो ग्रास है, इनका जब ये पोर्शन जब जमीन पे यानी कि सॉइल पे गिरता है तो फिर वो नया ग्रास दे देता है, फिर उनका जो गिरेगा वो नया, ठीक है, फिर जो उनका गिरेगा वो नया। तो इसीलिए जब हम इसको हटाना चलते हैं तो एक बार में ये सारे एक साथ निकल आते हैं, क्योंकि ये सब कैसे अटैच होते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं इनको रनर्स, ठीक है, रनर्स। देन सकर्स क्या होता है? ये आपका बेसिकली सेम चीज होती है लेकिन पुदीना वाले प्लांट में, मिंट में भी क्या होता है, जो आपकी स्टेम होती है, ठीक है, किसकी? पुदीने की, वो जब आपकी यहाँ पर गिरती है किस पे? सॉइल पे, तो फिर नया मिंट का प्लांट या हर्ब आ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं रनर्स एंड सकर्स। देन जिंजर मैंने आपको बता दिया है, जिंजर का जो पार्ट आपका ग्रो करता है नए प्लांट में उसको हम बोलते हैं राइजोम। पोटैटो में इसको ही बोलते हैं ट्यूबर। एंड अनियन भी आपने देखा होगा, अगर आपके घर में अनियन है, ठीक है, तो उसमें से भी थोड़े दिन, 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद उसमें से भी कुछ ग्रीन सा निकलने लगता होता है ना। ये देखो अनियन है, ठीक, देखो ये आपका अनियन होता है ना। यहाँ से आप देखते होगे थोड़े दिन में यहाँ से ग्रीन कुछ निकल आता है, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉइल में डालोगे तो ये ग्रो भी करने लगता है। तो ये क्यों होता है? सेम रीजन है, क्योंकि ये क्या है? स्टेम होती है जो कि ग्रो करती है, ठीक। ये है आपका ओवरऑल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। नाउ ये जो नाम आपको दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राइजोम किसको बोला जाता है? जिंजर को। ट्यूबर किसके लिए यूज करते हैं? पोटैटो के लिए। रनर्स एंड सकर्स, ठीक है, किसके लिए यूज किया गया है? आपका मिंट प्लांट एंड ग्रासेस, ठीक है। अनियन के में जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको कहते हैं बल्ब। तो ये जरूर पूछते हैं आपसे, एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अनियन। वो वेजिटेटिव पार्ट अनियन का उसका नाम पूछेंगे तो आपको बताना होगा बल्ब। फिर पूछ लेंगे व्हाट इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पोटैटो, तो आप बोलोगे ट्यूबर। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ जिंजर, तो आप बताओगे राइजोम। तो इस तरह से नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। नाउ कुछ लीव्स होती हैं जो कि बड कैरी करती हैं, ठीक है। कुछ लीव्स होती हैं जो कि अपने एक्सेस पे बड कैरी की होती हैं। तो ये जब आपकी सॉइल पर गिरती हैं तो वो फिर आपका जो पार्ट बड का सॉइल पे एक्सपोज होता है फिर वो नया प्लांट ग्रो करा देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ब्रायोफिलम। देखो इसके मार्जिन पर, आपको इसके मार्जिन पर दिख रहा होगा बड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बड। देखो मार्जिनल एडवेंटिशियस बड। तो ये जो बड होती हैं जब ये सॉइल पे गिरता है, ये पत्ती जब आपकी सॉइल पे जाती है तो ये बड से फिर नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बाय लीव्स। नाउ देखो द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बियर एडवेंटिशियस बड्स इन द नॉचेस, ठीक है। ये आपके साइड में नॉचेस में आपका क्या प्रेजेंट होती है? बड प्रेजेंट होती है। एंड जब ये आपका जो सॉइल में जाता है, ठीक है, ये जब लीफ आपकी गिर जाती है देन सॉइल में चली जाती है तो उस बड से फिर नया प्लांट ग्रो करने लगता है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज वो प्रोपगेशन जो कि ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। So now next is artificial method of vegetative propagation. Now artificial method जो है आपके 3 तरह के होते हैं, one is cutting, second one is layering and last one is grafting. Now सबसे पहले cutting में क्या होता है? वही चीज होती है, प्लांट जो होता है जैसे कि आपका रोज में, ठीक है, रोज में क्या होता है? आपका प्लांट है रोज का, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि इसी प्लांट से आप
नया प्लांट ग्रो कर लो तो आप क्या करते हो, उसकी कोई कटिंग काट लेते हो, कैंची से आपने काट लिया, लेकिन उस कटिंग में बड होना नेसेसरी है, बड नहीं होगा तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये जो कटिंग है इसको काट कर, जिसमें आपकी बड होती है, ठीक है, उसको आप काट के सॉइल में डाल दीजिए। थोड़े दिनों बाद इसमें से आपका नया ब्रांच निकल आता है, नई लीव्स निकल आती हैं, देन रोज भी निकल आएगा, जो भी होता है रोज का स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो ठीक है। तो ये इस तरह का मेथड जो होता है उसी को हम बोलते हैं कटिंग, ये आपका आर्टिफिशियल मेथड है। नाउ लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि आपका जो स्टेम होता है, ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, जैसे कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से है इसका प्लांट, ठीक है, ये इसकी नीचे रूट्स लगी हुई हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या किया, इसकी एक ब्रांच को, आपने इसकी ब्रांच को खींचा और जमीन पर ले आए, कहाँ पर, सॉइल के पास, ब्रांच वो जिसमें बड होना चाहिए, ठीक है, बड नहीं होगा तो नहीं, तो फिर इसकी एक ब्रांच को आपने जमीन पे लाया, यहाँ पर आपने कुछ चीज लगा दी फिक्स करने के लिए, ताकि, क्योंकि अगर नीचे लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बैक ऑफ करेगा और फिर वापस अपनी जगह पे आएगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए आपने यहाँ पर एक क्लिप लगा दी ताकि वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में ना जाए। तो ये जो ब्रांच, क्योंकि ये सॉइल के कांटेक्ट में आ गए यानी ये बड है, ठीक है, तो यहाँ से फिर स्लोली क्या निकलने लगेगी, रूट्स निकलने लगेगी, एंड देन इसके ऊपर से आपका प्लांट ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो यही जो मेथड होता है इसको हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। सो लेयरिंग में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है, वो रूट्स जो कि आपके स्टेम पर निकलती, जैसे कि आपने सभी ने गन्ना देखा होगा, शुगर केन, तो शुगर केन में आपने देखा होगा स्टेम में ऐसे रूट्स निकली होती है ना, तो एडवेंटिशियस रूट्स वो होती है जो कि स्टेम से निकलती है। तो एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रोड्यूस, प्लांट इज देन डिटैच। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब पार्ट, ये देखो ये आपका स्टेम है, ये स्टेम जब आपका सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस होती हैं, एंड देन ये पूरा प्लांट आपका नया ग्रो कर जाता है, ठीक है, ये डिटैच हो जाता है यहाँ से, ठीक है, ये पोर्शन पूरा सड़ जाता है, एंड देन ये पूरा प्लांट नया अपना अलग से ग्रो करने लगता है। तो इसका एग्जाम्पल जैस्मिन है, देन आपका शुगर केन में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो वो हर प्लांट जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं उनमें आपका लेयरिंग देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक आर्टिफिशियल मेथड है। नाउ नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। नाउ ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट फिक्स्ड होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक प्लांट है, उसकी ब्रांच, उसकी कटिंग करी जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से उसकी कटिंग कर दी हमने, ठीक, लाइक दिस, ठीक, एंड देन दूसरा प्लांट, ठीक है, दूसरा प्लांट जिसकी हमें लेनी है, ठीक है, जिसकी हमको कटिंग लेनी है, ठीक है, तो उसकी कटिंग भी हम करते हैं, इस तरीके से करते हैं ताकि इसकी कटिंग और इसकी कटिंग इस तरीके से फिक्स्ड हो जाए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक, एंड देन इसको टेप से बाइंड अप कर देते हैं ताकि ये गिरे नहीं। थोड़े दिनों बाद इस कटिंग में से भी प्लांट ग्रो करने लगता है, ब्रांचेस आने लगती हैं, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो होता है इस मेथड में एक पार्ट जो होता है उसको हम कट करते हैं, जिसको लगाना रहता है, जैसे कि आपका इसमें मैंगो है, लेट अस एग्जांपल, मैंगो का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, हाँ, तो देखो मैंगो में क्या होता है, मैंगो की कटिंग ले ली, ठीक है, लेकिन वो कटिंग भी ऐसी होनी चाहिए, देखो ये जो आप कटिंग लेते हो ये कटिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बड हो, बड नहीं होगा तो नया प्लांट नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होता है फिर, एंड देन दूसरा मैंगो प्लांट, ठीक है, ये दूसरा मैंगो प्लांट है, उसकी ब्रांच में क्या करते हैं, उसकी ब्रांच में हमने कट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन ये वाली कटिंग, ठीक है, इसी कटिंग को हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एंड ये क्या है, यहाँ पर बड लगी हुई है, देन इसको वाइंड अप कर देते हैं। तो 5-6 दिन बाद इस ब्रांचेस से भी आपके प्लांट यानी कि लीव्स और ब्रांचेस आने लगती हैं, ठीक है, एज सच। तो इस तरह का मेथड जो होता है उसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो नाउ ग्राफ्टिंग में देखो लिखा है स्कियोन, स्कियोन वो होता है ये जिसकी कटिंग हमने ली होती है जिससे कि प्लांट ग्रो करता है, जैसे कि देखो यहाँ पर इसकी कटिंग ली, इसकी बड से नया प्लांट आने लगा, तो वो पोर्शन जिसको हम
अटैच करते हैं, जिसकी कटिंग करवाते हैं, उसको कहते हैं स्कियोन। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक। स्टॉक वो प्लांट होता है जिसपे ये स्कियोन अटैच होना होता है। तो देखो लिखा कि प्लांट ऑन विच ग्राफ्टेड, मतलब जिसके ऊपर ग्राफ्ट होना है कटिंग, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। एंड स्कियोन जिसकी कटिंग हमने ली हुई होती है, एंड देन दोनों को मर्ज करके रैप कर देते हैं थोड़े समय के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है मैंगो। तो ये आपके 3 तरीके हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली आपका फंजाई में होता है, ठीक है। बेसिकली जितने भी फंजाई होते हैं वो ज़्यादातर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी ने अपने घर में आपकी मम्मी से एक बार जरूर सुना होगा, मम्मी कहती है कि अचार हाथ धोकर ही निकालो, ठीक है, और उसका ढक्कन को अच्छे से बंद कर दो, एयर टाइट कर दो, उसमें हवा ना जाने पाए, क्योंकि अगर हवा जाएगी तो आपके एयर में जो होते हैं वो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं फंजाई के, ठीक है। जैसे ही वो अंदर गए तो वहां पर वो क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि उनको आराम से फूड मिल ही रहा है ना, तो वो ग्रो करेंगे, एंड ग्रो करेंगे तो वो पूरा अचार खराब कर देंगे, ठीक है। फंजाई पूरा उसको टॉक्सिक कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप उस अचार को खाओगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने ब्रेड देखा होगा, ठीक, ब्रेड में क्या होता है, अगर आप उसको थोड़े दिन तक रख देते हो बाहर तो उसमें ब्लैक ब्लैक सी चीजें निकलने लगती हैं, एंड देन उसके ऊपर एक कॉटनी सा टेक्सचर आ जाता है उसको छूने पर, ठीक है। एंड थोड़े दिन बाद और वो क्या कहते हैं, स्लाइमी हो जाता है ना। तो ये सब रीजन क्यों होता है, क्योंकि उस पर फंगस ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये आपका फंजाई में होता है। एंड जो ब्रेड है, ब्रेड पे जो आप देखते हो जो माउल्ड बन जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द राइजोपस, ठीक है। ब्रेड माउल्ड जो फॉर्मेशन होता है इज कॉज्ड बाय राइजोपस फंजाई, जो कि अपने स्पोर्स जो होते हैं जब उस पे गिरते हैं ब्रेड पे तो वो उसको फूड को खाते हैं, यानी कि ब्रेड को खाते हैं, एंड देन उसको सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, खराब करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो स्पोर फॉर्मेशन व्हेन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन अ मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, क्योंकि स्पोर की फॉर्मेशन के लिए मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, तभी आपका जो बारिश का सीजन होता है इसमें चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं, क्योंकि इस समय पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं, ना कि गर्मी में, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी में, मॉइस्ट इन्वायरमेंट। तो फंजाई जो होते हैं वो बेस्ट उनका जो ग्रोथ होती है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होती है। इसीलिए जब अगर कोई स्लाइस ब्रेड की रखी होती है मॉइस्ट डार्क प्लेस पर कुछ दिनों के लिए तो स्पोर्स ग्रो होने लगते हैं उस पर, राइजोपस के, ठीक है, क्योंकि वो आपके एयर में प्रेजेंट है। जैसे ही उस पर ग्रो करते हैं तो वो उस पर फीड करना स्टार्ट करते हैं, फीड करके उसको क्या करना स्टार्ट करते हैं, सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वो खराब होने लगता है ब्रेड, ठीक है। तो एयर सेटल ऑन द ब्रेड टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट, तो उसी में नया फंगस बनता है। जो ब्लैक ब्लैक दिखता है वो कुछ नहीं होता, यही होता है राइजोपस, नया फंजाई उसमें ग्रो कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड राइजोपस, ठीक है। तो ये आपका स्पोर फॉर्मेशन है, बेसिकली फंजाइज में होता है, ठीक है। विद दिस हमारा ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है।